ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 3 बेटा यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है बेटा कि जिस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के थ्रू एक तरीके से अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के थ्रू इंडिया के बहुत सारे स्टेट को कंट्रोल में ले लिया था। यहाँ आपके पास एकदम क्लियर मैप है जिसमें आपको जितने भी ये रेड डॉट्स हैं और उनके सामने जो भी पर्टिकुलर स्टेट्स के नेम दिए, आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये सारे स्टेट्स जो है बेटा वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की ट्रिटी और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का जो है कंट्रोल बढ़ता चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ देखो कि धीरे धीरे साउथ के बहुत सारे स्टेट्स इस तरीके से कैप्चर्ड करने के बाद बेटा ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ के तरफ अपने एक तरीके से जो पर्टिकुलर उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने एक तरीके से वहाँ के स्टेट को कैप्चर्ड करने की पॉलिसीज को उन्होंने स्टार्ट किया। तो किस तरीके से वो पर्टिकुलर एक तरीके से वो जो उनका जो पूरा माया जाल था जिसमें साउथ के स्टेट फंस चुके थे और कहीं ना कहीं वो जो है नॉर्थ की तरफ अब बढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि आफ्टर द फाइनलाइजिंग द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटीज विद द मैसूर निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा chieftains, the British moved towards the northern part of India. क्लियर, मैसूर है निज़ाम के, हैदराबाद के निज़ाम है, मराठाज है, ये बड़े बड़े पर्टिकुलर सुपर पावर स्टेट्स और इनके जो पावरफुल और ब्रेव कहीं ना कहीं रूलर्स माने जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस ट्रैप में फंसते चले गए। ओके, और उसके बाद जो है वो जो ब्रिटिशर्स की जो जर्नी है वो नॉर्थ की तरफ स्टार्ट हुई। They entered into a treaty of friendship with the Nepal, sensing a threat from it. उन्होंने नेपाल जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक तरीके से बहुत ही फ्रेंडली ट्रिटीज एक तरीके से उन्होंने समझौते किए, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल हमेशा से एक छोटा सा बेटा देश रहा है, उसको उन्होंने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया। दे फाउट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स। उन्होंने बहुत सारे बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी बहुत सारी, जैसे इस मैप में आपको जो पाकिस्तान भी इस साइड दिख रहा है बेटा कि वहां पे भी ऊपर के साइड अफगानिस है ना। अभी अभी आपने पिछले साल वो केसरी मूवी देखी थी, कैसे उसमें मतलब जो हमारे पंजाबी सोल्जर्स होते थे बेटा वो उस समय अफगान, क्योंकि वो तो पूरा इंडिया वहां तक फैला हुआ था, तो आपने देखा था कि किस तरीके से वो थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सोल्जर्स, लेकिन फिर भी वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अफगानों के सामने लड़ रहे थे। तो किस तरीके से पर्टिकुलरली उन्होंने बेटा भारत का हर जो फ्रंटियर था, हर जो एक तरीके से बॉर्डर एरिया था, कहीं ना कहीं उसको सिक्योर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर देखो कि उन्होंने जो पंजाब के जो ग्रेट रूलर थे बेटा महाराजा रंजीत सिंह, दे फाउट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स, फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टेब्लिश देयर रूल इन सिंध। अफगानिस के साथ सामने लड़ने के लिए बेटा जो महाराजा रंजीत सिंह तब के रूलर थे पंजाब के, जिनको लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है, जैसे टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, वैसे ही महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता था, बराबर ने एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही ब्रेव थे, एडमिन सिस्टम उनका बहुत ही स्ट्रांग था, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, तो ब्रिटिशर्स उनके स्टेट को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, और ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि हमको महाराजा रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे, और उन्होंने ये किया भी। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप बिछाने में, माया जाल बिछाने में तो बहुत ही माहिर थे, और उन्होंने ये किया, वो समझ गए कि इनके सामने तो हमारा कुछ दाल गलने वाला नहीं है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की मदद से उन्होंने सिंध प्रांत के अंदर कंप्लीटली अपना, आज सिंध पाकिस्तान में है, सिंध के अंदर उन्होंने अपना कंप्लीटली कंट्रोल बना लिया। उन्होंने अफगान्स को सिंध के ऊपर कंट्रोल करने से रोका। क्यों? क्योंकि उनकी आर्मी के साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी भी जो है अफगानिस के सामने लड़ रही थी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशियस टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वाज अ वेरी पावरफुल किंगडम, बट दे कुड नॉट डू एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वाज अलाइव। ब्रिटिशर्स जो है बेटा पंजाब को किसी न किसी कीमत पे हासिल जरूर करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये मंशा जो है, इच्छा जो है, जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहे बेटा तब तक ये पूरी हो पाई नहीं, क्योंकि वो ग्रेट वॉरियर थे, ग्रेट रूलर थे, बराबर हर चीज को समझते थे बेटा, और उनका अपने राष्ट्र के प्रति जो एक तरीके से उनका एक काम करने का तरीका, उनका जो प्रेम था अपनी, उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी बेटा, उसको भी कोई मतलब एक तरीके से उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था।
वो हमेशा मतलब पंजाब को एक हमेशा सुप्रीम स्टेट बना के रखने की कोशिश करते थे। फिर वो ब्रिटिशर्स के सामने लड़ना हो कि अफगानिस के सामने लड़ना हो, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते थे। पिछले साल थोड़ा ये महाराजा रंजीत सिंह की एक मैंने देखी थी, सीरीज आई थी सीरियल में, तो उसमें हमने देखा बहुत ही कम उम्र में, वो 16-17 साल की उम्र में वो पंजाब के जो है रूलर बन चुके थे बेटा। और उन्होंने कितना प्रॉपरली उसको एडमिन किया था, अपने आसपास के छोटे छोटे स्टेट्स और उनको भी कंट्रोल करके उन्होंने एक तो पंजाब को इतना वास्ट एम्पायर बना दिया था। उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी। ऊपर से महाराजा रंजीत सिंह ने जो दूसरे यूरोपियन वो थे ना बेटा, जैसे पोर्टुगल थे, फ्रेंच थे, इनकी हेल्प से भी उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाकर रखा हुआ था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स को किसी न किसी तरीके का इम्पोर्टेंट दे रहे थे, ब्रिटिशर्स को उनके उसकी ज़रूरत थी, उनको ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, बराबर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे यूरोपियन नेशंस के साथ अपने बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बना दिए थे। पर यह है कि ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि उनकी मदद के बिना दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, और पंजाब तो जब तक वो हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिरकार जब रंजीत सिंह चले गए बेटा, उसके बाद पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से, जैसे आपके नीचे के पैराग्राफ में लिखा है कि दे kept द फ्रेंडली रिलेशन विद महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह was a strong ruler of that time. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state, जो कि मैंने आपको बताया अभी। He had attained the victories over many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको समझाया बेटा कि अपने आसपास के छोटे बड़े सारे स्टेट्स वो अपने कंट्रोल में लेते गए। पंजाब को इन्होंने एकदम वास्ट एम्पायर बना दिया था, एकदम स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना दिया था। ब्रिटिशर्स को उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन मजबूरी में रखने पड़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो रंजीत सिंह को किसी भी तरीके से झुका सकते नहीं है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके जो पर्टिकुलर बेटा वारिस थे, उनकी जो मतलब उनके बाद के जो सत्ता के हकदार थे, तो वहाँ पे उनकी डिस्टर्ब मतलब एक तरीके से पावर के लिए उनके बीच में एक तरीके से बेटा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया कि मतलब किसके हाथ में, क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी बेटा राजाओं की, तो उसमें बहुत सारे लोग हक जमाते थे कि भाई हमारा इतना हिस्सा होना चाहिए, हमारा इतना होना चाहिए, ये पर्टिकुलर जोन हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही उस समय पंजाब में हुआ बेटा। इतना वास्ट एम्पायर था, तो उनके जो पर्टिकुलर वारसदार थे, एक तरीके से उनके जो हेयर थे बेटा, उनके बीच में एक मनमुटाव शुरू हुआ, और इसका फायदा उस समय ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्होंने पंजाब को कंप्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ला दिया, और सिख रूल को कंप्लीटली उन्होंने पंजाब में से रिमूवल कर दिया। तो यहाँ से एनेक्सेशन सिस्टम, यानी कि एक तरीके से छीन लेना या हासिल कर लेना बेटा, भले वो तरीका गलत हो लेकिन उसको मतलब अपने कंट्रोल में ले लेना, ये एनेक्सेशन पॉलिसी की एक तरीके से यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में हम बेटा, अभी तक हमने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और एक्सपेंशन रूल पॉलिसीज को देखा, अब हम डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी को देखेंगे, जिसका एक थोड़ा सा पिक्चर हमने पंजाब के उससे हमने देख लिया है कि किस तरीके से रंजीत सिंह के जाने के बाद बेटा पंजाब के अंदर एक तरीके से जो उसके जो एनार्किस्ट थे, वो उनके बीच के मनमुटाव का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। इसलिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी में जो आपको पहले बोला गया है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भारत में यूज किया, और उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाया, और कहीं ना कहीं एक थर्ड फ्रंट पे उन्होंने इसका फायदा उठा के हमारे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को उन्होंने कैप्चर्ड कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट के जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें हम डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी को देखेंगे बेटा, और फिर हमारा चैप्टर लगभग ओवर हो जाएगा। ओके, देन थैंक यू।